स्लाइड नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ, स्क्रीन इज विजिबल ना एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। बस कल के क्लास में ना एक करेक्शन था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें बेसिकली जो देखने का व्यू पॉइंट है ना, बस वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जहाँ पर, और शायद मैंने किसी ने ना मेरे को सही आंसर भेजा था उसका, कोई एल नाम का था उसका टेलीग्राम, उसका तो आईडी। तो एक्चुअली ना ये वाला है जो सही है एक्चुअली में। और इसको व्यू पॉइंट देखने का ऐसा है ना कि जब हमारे पास लो टेम्परेचर है ना, तो एक्चुअली वो इतना धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है कि जब एक न एक टाइम तो आएगा ना जब डबल बॉन्ड होगा हमारे पास। भले ही वो धीरे धीरे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो अलग बात है, बट वो डबल बॉन्ड जब दिख रहा है मेरे पास ना, तो उसी टाइम इसी कारण दो सिग्नल आ रहा है मेरे को ये अपना रूम टेम्परेचर पर। जबकि जब हाई टेम्परेचर हो रहा है ना, तो वो इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये वाला CH3 ये अलग है या फिर ये वाला अलग है। तो आप सिंपल फंडा आप ये रखो कि हर बार यही हो रहा है कि लास्ट वाले केस में भी क्या हो रहा था कि जब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ सिग्नल्स है ना वो डिक्रीज कर रहा है, और जब टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज कर रहा है। जो कि ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट होगा ना कि हमारा जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर है दैट वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी चेंजेस। तो आप यही फंडा, क्वेश्चन कोई भी आए कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ द नंबर ऑफ सिग्नल इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो भाई एट लो टेम्परेचर more number of signals, at high temperature less number of signals, because those signals are getting merged into one because of non differentiation. सबको क्लियर यहाँ पे? can't hear your voice. मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या सबको? यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अगली चीज पर। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई नंबर ऑफ सिग्नल्स वगैरह कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब आगे चलने से पहले ना सबसे पहले आप एक चीज लिख लो कि भाई NMR स्पेक्ट्रोमीटर से ना हम क्या क्या जानते हैं पहले। तो आप एक स्लाइड यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ बीच में कि, तो यहाँ पर राइट डाउन कि वी गेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, वी गेट following informations from NMR स्पेक्ट्रो। और इसमें जो पहला इंफॉर्मेशन है वो तो हमने पढ़ लिया है, और वो क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल्स shows number of different chemically equivalent proton। ये तो इंफॉर्मेशन हमने पहला सीख लिया है। दूसरा चीज जो हम मालूम करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। इसको हम शो करेंगे डेल्टा, और डेल्टा जो कि होगा अपना ppm में। ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स वैसे तो आगे में पूरा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, बट इसका मीनिंग ये होता है ना
कि मान लो कि कुछ ऐसे एक यूनिट लगा हुआ है CH3 CH2 ऐसे करके। अब ये तो क्लियर है कि मेरे पास ये जो प्रोटॉन है ना और ये जो बी प्रोटॉन है ये दोनों डिफरेंट है। बट एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो अपना ए प्रोटॉन है, ये जो बगल वाला प्रोटॉन है ना, इससे थोड़ा ये इन्फ्लुएंस होता है, और इन्फ्लुएंस होने के कारण ये जो इसका सिग्नल आएगा ना, इसका कुछ हो जाता है अपना ये स्प्लिटिंग। सिमिलरली ये जो अपना ये जो दो हाइड्रोजन है प्रोटॉन है, ये इससे डिफरेंशिएट होगा, इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा, और फिर अपना इसका भी हो जाएगा स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो केमिकल शिफ्ट है ना, ये तो बताया गिवन प्रोटॉन के बारे में, लेकिन जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स है वो बगल में उसका इन्वायरमेंट कैसा है ना, उसके एडजेसेंट वाले में या फिर उसके आसपास वाले में, वो उसके बारे में बताएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स क्या बताएगा? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट environment of given proton। ये थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन। और जो फोर्थ इंफॉर्मेशन जो हमें मालूम चलता है, दैट इज कॉल्ड जे, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। जे दैट इज कपलिंग कांस्टेंट की जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू, और इससे एग्जैक्टली मालूम कर लिए कितना हाइड्रोजन आसपास में है। तो जे दैट इज कपलिंग कांस्टेंट इज quantitative information about splitting of signal। ये इतना चीज हमें ना, जब हम पूरी स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ लेंगे तो इतना चीज हमें मालूम चलेगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया भाई नंबर ऑफ सिग्नल्स वगैरह के बारे में। अब हमें पढ़ना है सेकंड चीज, और सेकंड चीज हमारा है कि केमिकल शिफ्ट। कि केमिकल शिफ्ट बेसिकली होता क्या है, और क्यों हमें डेल्टा पीपीएम वगैरह का ये अलग अलग यूनिट हमें शो करना पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ हर्ट्ज, जो हमने स्टार्ट में देखा था। बट केमिकल शिफ्ट से भी पहले हम समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि शील्डिंग एंड डीशील्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है जो, ठीक है। अब शील्डिंग और डीशील्डिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है। अच्छा, यहां तक सबका हो गया ना, आगे चल सकते हैं ना? Yes, ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो ये जो शील्डिंग और डीशील्डिंग का यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ है कि एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो इसके आसपास भाई इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भाई ये भी मेरे को मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका भी मोशन होते रहता है, और वो मोशन भाई या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही दो डायरेक्शन उसका पॉसिबल है। तो जब ये मोशन पॉसिबल होता है तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम ये अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं, और जो कि ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर क्या होता कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक भी नहीं होता, कि मतलब मान लो न्यूक्लियस बिल्कुल नेकेड होता, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं ना, एग्जैक्टली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा न्यूक्लियस पर लगने वाला था। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास में हैं, तो वो थोड़ा क्या करेंगे ना, उसकी शील्डिंग करेंगे। और वो शील्डिंग कैसे कर रहे हैं कि मान लो कि जब इसकी मोशन ना, इसकी मोशन अगर ऐसे इस टाइप से हो रहा है, तो राइट हैंड रूल से ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने के कारण, ये नीचे के कारण होगा ना, ये जो इसकी जो बी जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो ये जो बी जनरेटेड है ना, और जो बी नॉट जो ये अप्लाइड है, इसको ये थोड़ा करने वाला है अपोज। तो जब इसको अपोज करेगा तो एक्चुअली में होगा क्या कि कुछ बी इफेक्टिव लगने वाला है, एग्जैक्ट बी नॉट नहीं लगेगा, और कुछ बी इफेक्टिव है जो लगने वाला है न्यूक्लियस पर, और उसको हम शो कर देंगे भाई बी नॉट इंटू 1 माइनस सिग्मा आई, और इसको हमने कह दिया है कुछ शील्डिंग वैल्यू, कि इस वैल्यू से ये शील्ड कर रहा है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब अलग अलग सारे प्रोटॉन्स होंगे तो उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी डिफरेंट होने वाला है।
जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफरेंट होने वाला है तो क्या होगा कि जो बी इफेक्टिव होगा अलग अलग प्रोटॉन्स के लिए वो भी डिफरेंट होने वाला है। जब बी इफेक्टिव अलग अलग होगा तो किस फ्रीक्वेंसी पर वो रेजोनेट कर रहे हैं वो भी अलग होगा। और इस तरीके से हम मालूम कर लेंगे कि भाई कि कितने फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है, और वही बता देगा कि भाई ये गिवन प्रोटॉन का हमारा ये वैल्यू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लो हमारे पास ये है, हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल है तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई ये यहाँ पर है ना कि जो ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये क्या करेगा ना कि ऑक्सीजन अब क्या है, ये भाई है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को काफी अपने तरफ ये विड्रॉ कर लेगा। तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या हो जाएगा बेचारा, डिक्रीज कर जाने वाला है वो। अगर वो डिक्रीज कर जाने वाला है तो जो बी इफेक्टिव है उसमें क्या होगा, बी नॉट इंटू 1 माइनस, ये हमने कह दिया, अगर इसको कह दिया सिग्मा 1 कह दिया, इसको बी इफेक्टिव 1 कह दिया है। अब सेकंड चीज क्या है, बी इफेक्टिव 2, अगर मैं बात कर रहा हूं इस वाले की, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जो हाइड्रोजन 2 है ना, ये दोनों हाइड्रोजन है, इसके पास तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वाले से। तो इसमें मान लो मैंने बोल दिया बी नॉट इंटू 1 माइनस सिग्मा 2, और अगर मैं इसके बारे में मैंने बोल दिया कि बी इफेक्टिव 3 इज इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 माइनस सिग्मा 3। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ना ऑक्सीजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, मतलब कि एक सेकंड, क्या चाबी, हाँ। तो अब बताओ मेरे को कि जब, और ये अपना जो शील्डिंग वैल्यू है ना, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो शील्डिंग वैल्यू है कि कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब मेरे को बताओ कि एक बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में रिलेशन अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, ये तो लिख सकते हैं ना, सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 3। किसी को डाउट यहां तक? नो सर। अगर सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 लेस देन सिग्मा 3 है तो इसके जस्ट ऑपोजिट नहीं हो जाएगा, ये बी इफेक्टिव 1 इज ग्रेटर देन बी इफेक्टिव 2 इज ग्रेटर देन बी इफेक्टिव 3, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब हमने कल ही एक रिलेशन पढ़ा था कि भाई न्यू ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बी नॉट की, कि कितना, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर सेम वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो अगर इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3। अब एग्जैक्टली यही तो हो रहा है ना कि आप ये देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, फिर इसके बाद कम फ्रीक्वेंसी पर ये वाला प्रोटॉन है, और फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर ये वाला प्रोटॉन है। ठीक है, यहां पर शो करा गया है पीपीएम में, इसको कन्वर्ट कैसे करना है पीपीएम में वो हम आगे चलेंगे। बट अभी के लिए आप जान जाओ कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जो अपना पीपीएम कहते हैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा ज्यादा डेल्टा रहने वाला है। तो बस हम इसी को कह देंगे कि भाई यहाँ पर जो प्रोटॉन नंबर जो 1 है, या फिर H वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला A कह दो इसको, तो दैट इज लेस शील्डेड या फिर दैट इज मोर डी शील्डेड एज कंपेयर टू B एज कंपेयर टू C, मतलब कि A इज मोर डिशील्डेड देन B देन C। उल्टा कहेंगे तो C इज मोर शील्डेड देन B देन A। क्लियर सबको यहाँ तक? सर यहाँ पे अपने ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3 लिखा है। आवाज कम आ रही है आपकी। सर ये न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 3 लिखा है आपने, जबकि हाँ। डेटा में 1 ppm 2.5 और 5 दिया हुआ है। क्या क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर यहाँ पे सिग्मा 1 हम OH को ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, सिग्मा Okay. 1 OH वाला ही है। ओके सर। बट सिग्मा वो शील्डिंग कांस्टेंट है ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गई एक बात।
तो इन जनरल ना मैक्सिमम टाइम यही होगा कि यहाँ पर ना ये ओपोज करेगा और इसी कारण इसको बोल देंगे डायमैग्नेटिक शील्डिंग, शील्डिंग होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, डी शील्डिंग भी होगा और उसको हम कह देते हैं पैरामैग्नेटिक शील्डिंग कह देते हैं, बट वो थोड़ा कम केस रहने वाला है, ठीक है। और इसी को दूसरे टर्म्स में ये भी कहते हैं कि आप मेरे को बात बताओ कि जो चीज ज्यादा अपफील्ड रहने वाला है, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारा ये इंक्रीज करते जाता है ना, तो इस वाले हम डायरेक्शन को कहते हैं डाउनफील्ड। आप एक याद रखना निमोनिक डी डी एच डी, इसका मतलब क्या हुआ, डाउनफील्ड, ये हुआ डाउनफील्ड और ये हुआ हायर डेल्टा, और एक और डी क्या था भाई, डी शील्डिंग। डी शील्डिंग, हाँ। ये हुआ डाउनफील्ड, ये हुआ डी शील्डिंग, ठीक है, और ये हुआ अपना हायर डेल्टा। तो आप ये देखो कि ये हुआ अपना डाउनफील्ड, डाउनफील्ड जा रहे हैं, हायर डेल्टा हो रहा है और डी शील्डिंग हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर दूं कि ये अपना डाउनफील्ड देखो एक्स्ट्रा ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो डी शील्डेड यहाँ पर रहेगा, डाउनफील्ड यहाँ पर रहेगा, और जब इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर शील्डेड न्यूक्लियाई होगा और ये अपना अपफील्ड होगा। किसी को अगर डाउट नहीं है तो नोट्स बनाएं इसमें। सर एक बार फिर से बता रहे, DDHD का फुल फॉर्म क्या बताया था आपने? DDSD का लिखो, इसको अलग से लिख लेंगे एक बार, अगर समझ गए हो ना आप तो आप इसको अलग से लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं। आप एक बार कोई समझने में कोई इश्यू नहीं है ना अभी तक तो किसी को? नो सर। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये डालो हेडिंग शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, और फिर लिखो, कि in any molecule, in any molecule, in any molecule, nucleus is surrounded by electron density, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कह सकते हो अच्छा से अगर लिखना हो तो। in any molecule nucleus is surrounded by electron cloud density, electron cloud density when external magnetic field is applied, 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 this electron density also, this electron density also, this electron density also generates secondary magnetic field और local magnetic field या induced magnetic field, तीनों नाम यूज कर सकता है क्वेश्चन में। generates secondary magnetic field या फिर local magnetic field या फिर induced magnetic field। आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हो, B induced, local magnetic field which oppose the applied magnetic field, which opposes the applied magnetic field, which opposes the applied magnetic field। और इसके बाद आप ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला जो है, ये स्लाइड मैंने NPTEL से लिया है। NPTEL भी एक काफी अच्छा सोर्स है, अगर आपको कभी कुछ रेफर करना हो ना तो NPTEL का लेक्चर्स मतलब थोड़ा ज्यादा होता है बट पूरी क्लैरिटी से बता देते हैं वो।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये हो गया, तो इसके बाद लिखना दिस implies B experienced by, बार बार आप मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, सिंपल बी लिखो, B experienced by nuclei is less than B applied, B applied या B external कुछ भी लिखो उसको, is less than B applied या फिर B not, कुछ भी लिखो इस चीज को। सर ये एक बार लाइन दोबारा बोलना, दिस implies B experienced by nuclei is less Yes. than B applied और फिर B not, B not से लिखो ताकि वो B applied का वो शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे लिखा हुआ है। तो और इसके बाद फिर इसको आप लिख लेना B effective is equal to B not 1 minus sigma। सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया, एक बार समझा दे। किसका? B experienced by का। यस सर। यहाँ पर हुआ ना कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा रहे हैं हम लोग, बी नॉट लगा रहे हैं ना, लेकिन sir. ये कुछ ओपोज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्लाउड है जो, तो Yes. जो जितना फील होगा इसको तो वो तो कम होने वाला है ना बी नॉट से। यस सर। यही मैं बोल रहा हूँ कि बी एक्सपीरियंस बाय न्यूक्लियाई इज लेस देन बी नॉट, और इसके बाद ये फॉर्मूला लिखकर कर दो, दिस इज कॉल्ड ओके। न्यूक्लियर शील्डिंग, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर शील्डिंग, NS, this is called nuclear shielding। और इसी के बाद एक लाइन और लिख लेना ये कि इसमें ना डायमैग्नेटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। कहाँ गया? ये रहा कि if the induced magnetic field generated by the electron around the proton opposes the applied magnetic field, the nucleus experiences, बेसिकली वो उसी बात को कहा गया है। तो इसमें लिखना कि दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज आल्सो कॉल्ड डायमैग्नेटिक शील्डिंग, ये लिख देना आप, क्योंकि ये सब सारी बात तुमने लिख लिया ऊपर में, तो इसमें लिख देना दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज आल्सो कॉल्ड डायमैग्नेटिक शील्डिंग, दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज आल्सो कॉल्ड डायमैग्नेटिक शील्डिंग। और इसमें ऐसे लिख देना दैट इज B effective is less than B not, ये मीनिंग हो गया डायमैग्नेटिक शील्डिंग का क्लियरली, B effective is less than B not। चले अगले स्लाइड पे। यस सर। अब इसको नोट कर लो आप कि कैसे कैसे कि कैसे डाउनफील्ड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो सारी चीजें
पूरी कहानी होगी। इसी ऑर्डर में लिख लेना, जिस पहले इसको बना दो और इसके बाद फिर इस ऑर्डर में लिख करके और फिर लास्ट में ये पूरी ये वाली बात लिख देना कि डाउनफील्ड डीशील्डेड हायर डेल्टा। ये एग्जांपल एक बार और समझाना पड़ेगा क्या? देखो मैंने क्या बोला है कि बी इफेक्टिव जो होगा वो अलग अलग प्रोटॉन्स के लिए जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन अलग अलग होंगे, उनके सबके लिए अलग अलग होने वाला जो डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। क्यों अलग होगा भाई? क्योंकि उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है ना वो अलग होने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड कहने का मतलब है कि सिग्मा 1 जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड है उतना ज्यादा वो शील्ड करेगा। शील्ड का सिंपल मतलब ये समझो ना कि शील्ड का मीनिंग क्या होता है। शील्ड क्या करता है, मतलब खुद को ऐसे रोकते हैं सामने वाले किसी चीज से बचने के लिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज्यादा शील्ड करेंगे अपने अपने न्यूक्लियस को बाहर से, मतलब बाहर कैसा भी फोर्स से। ठीक है, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहने वाला है मेरे पास तो सिग्मा भी कम रहने वाला है, ये भी क्लियर है। अब अगर मैं इन तीनों को, ये जो अपना ए बी सी प्रोटॉन्स हैं तीन टाइप के, उनको मैं कंपेयर करूं तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के पास में किनके पास है? सबसे कम मेरे को साफ साफ दिख रहा है जो ऑक्सीजन वाले के पास में। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन ने ना सारा इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया होगा बिल्कुल जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन है उसके पास से। जबकि ये वाले केस में क्या है, अपना ये कार्बन वगैरह है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपना। ठीक है, अब आप पूछोगे कि जो प्रोटॉन नंबर बी है प्रोटॉन नंबर सी से कम शील्डेड क्यों है? क्योंकि भाई बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये भी मेरे को क्लियर है कि सबसे ज्यादा जो क्लाउड होगा वो अपना सी के अराउंड में होने वाला है, फिर बी के अराउंड में होने वाला है, फिर ए के अराउंड में होने वाला है। इस कारण मतलब कि सिग्मा 3 का शील्डिंग सबसे ज्यादा होगा, शील्डिंग वाला। अब सिग्मा 3 सबसे ज्यादा है, फिर सिग्मा 2, फिर सिग्मा 1। तो जो बी इफेक्टिव वाली जो ऑर्डर होगी जस्ट इसको ऑपोजिट हो जाएगी ना। जब बी इफेक्टिव को ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। और मैंने कल ही पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं बी नॉट पे, है ना। बी नॉट, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर या फिर मशीन है वो सिंपल डिपेंड कर रहा है भाई कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं मशीन में। तो अब जब जो ऑर्डर बी का होगा वही ऑर्डर अपना डेल्टा का, सॉरी न्यू का ऑर्डर हो जाएगा। अब ये आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, और लेकिन इसी कारण मैंने बोल दिया कि डेल्टा 1 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा 5 ppm पर, फिर होगा अपना 2.5 ppm पर, फिर होगा अपना 1 ppm पर। और इनके बारे में मैं पूरा फिर एक रिलेशन मैंने बता दिया जो कि आपको याद करना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन को हम कहते हैं हम लोग डाउनफील्ड डायरेक्शन कहते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका डेल्टा बढ़ते जाता है दैट इज कॉल्ड डाउनफील्ड कहते हैं उसको। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में तो आपका डीशील्डिंग हो रहा है ना, बिकॉज सिग्मा सबसे कम है। इसी कारण मैंने बोल दिया कि भाई डाउनफील्ड डायरेक्शन में डीशील्डिंग होती है और हायर डेल्टा होती है। क्या नाम था? अनास, आपका क्लियर हो गया ना? सर एक सेकंड पीछे स्लाइड करेंगे? हाँ जी। हो गया सर। सबका हो गया यहाँ तक? आगे चले। देखो ये सारे डायग्राम्स में कितने अच्छे सारा चीज शो करा हुआ है कि भाई जो ज्यादा जहां पर डीशील्डिंग रहेगा वहां पर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। साफ साफ दिख रहा है हमें कि भाई B1 है ना ज्यादा है, और हमने कल ही देखा था कि डेल्टा E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपना ये B का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपना न्यू का।
तो देखो साफ साफ क्लियर है मेरे को, ये वाला जो ऑर्डर है एनर्जी का, ये सबसे ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा और भी कम है। सब चीज कितना अच्छे से शो कर दिया इन्होंने। सबने ड्रॉ कर लिया इस पूरे स्लाइड की सारी चीजें। Yes, sir. तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब इसी के जस्ट ऑपोजिट लाइन हमें क्या लिखना है, उसमें आपको ये लिखना है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, on the contrary when B induced, बस आप ऐसे लिखना शॉर्ट फॉर्म में, when B induced is in same direction as of B naught, then B effective क्या हो जाएगी, फिर तो हो जाएगा अपना B naught प्लस B induced हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ऐड कर रहे हैं। दिस implies B effective is greater than B naught. Such protons are called de-shielded protons. And फिर ये वाली लाइन, this type of shielding is called paramagnetic shielding. जस्ट उसके ऑपोजिट वाली बात है, this type of shielding is called paramagnetic shielding. This type of shielding is called paramagnetic shielding. अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर B इंक्रीज कर रहा है, इसका पहले वाले से B इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या होगा, इसका न्यू भी इंक्रीज करेगा। न्यू इंक्रीज करेगा मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इंक्रीज करेगा। ठीक, तो बस फिर से मेरे को वही पुरानी बात कि क्या हो रही है, डी शील्डिंग अगर हुई है, ठीक है, पिछले वाले में शील्डिंग हुई थी, डी शील्डिंग हुई है, तो क्या हो जाएगा, हमें डाउनफील्ड जाना होगा और हायर फ्रीक्वेंसी होगी और हायर डेल्टा भी होगा। तो आप इसको बना लो, और ये वाला तो आपने लिख ही लिया पिछले वाले पार्ट में, और बाकी ये सारी चीजें सेम चीज का रिपीटिशन है जो हमने अभी पढ़ लिया है। हायर क्या लिखा, हायर डेल्टा, हायर फ्रीक्वेंसी हायर डेल्टा। हायर डेल्टा, ओके। और ये वाला ही बना लेना, और इसके नीचे लिख लेना आप कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अपना एच का जो ना डायरेक्शन अपना इधर की ओर है, बट अपना जो इंड्यूस्ड है ना वो कैसे है, जस्ट ऑपोजिट की ओर है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, ये अपना है डायामैग्नेटिक शील्डिंग। ये आगे फिर से आने वाला है, इसका मैं इसको बनवा रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायामैग्नेटिक शील्डिंग। और ये वाला अपना एग्जांपल किस चीज का है, पैरामैग्नेटिक शील्डिंग। बिकॉज ये देखो जिस डायरेक्शन में ना, इस वाले पार्ट में, यहाँ पहले वाले पार्ट में नहीं, इस वाले पार्ट में देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में ये वाला अपना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो बेसिकली यहाँ पर पैरामैग्नेटिक शील्डिंग हो रहा है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर डायामैग्नेटिक शील्डिंग हो रहा है। तो जो अंदर का जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसी कारण ये वाला हाइड्रोजन इज शील्डेड, और जो बाहर का हाइड्रोजन है ना दैट इज डी शील्डेड। आप इसको ऐसे भी कर देना, इसको डाल देना नाम ए, इसको नाम डाल देना आप बी, ये वाला हाइड्रोजन का, और फिर यहाँ पर कर देना कौन सा, ये वाला हो गया अपना एच बी, और ये वाला हो गया अपना एच ए।
जो अपना शील्डेड वाला हो गया। देखो आप एक ही डायग्राम में कितना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। सो सर एक बार वापस दिखाना ये। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं मेरे को। हाँ तो एक्चुअली ना दोनों सेम है, बट कौन सी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होगा कि सेम मॉलिक्यूल में ना कुछ प्रोटॉन्स होंगे वो शील्डेड होंगे और कुछ प्रोटॉन्स होंगे वो डिशील्डेड होंगे, क्योंकि चीज तो सारे रिलेटिव है ना। जैसे मैंने पिछले वाले बात में, ये वाले क्वेश्चन में बोला, तो हम रिलेटिव ही बात कर रहे हैं कि भाई ये वाली जो प्रोटॉन है दैट इज डिशील्डेड एज कंपेयर टू बी। अगर मैं उल्टा बात करूं तो क्या बोलूंगा कि भाई प्रोटॉन बी इज मोर शील्डेड एज कंपेयर टू प्रोटॉन ए। जस्ट ऑपोजिट बात ही तो कर रहे हैं हम ना। तो सेम मॉलिक्यूल में दो हम रिलेशन से बातें को बता सकते हैं हम। सिमिलरली यहां पर जो ये वाला प्रोटॉन है ना, ये वाला शील्डेड है। क्यों शील्डेड है भाई? क्योंकि देखो आप जो अंदर वाली जो सर्कल बन रही है ना ये वाली मोशन की, ये जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो बाहर वाली प्रोटॉन है, सेम मॉलिक्यूल की दूसरी प्रोटॉन जो बाहर वाली है, ये वाला देखो ये डी शील्डेड है, बिकॉज ये रहा अपना इंड्यूस्ड का, और जो कि सेम डायरेक्शन है अपना बी नॉट का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि बी इफेक्टिव इज ग्रेटर देन बी नॉट, जबकि इस केस में क्या हुआ है, बी इफेक्टिव इज लेस देन बी नॉट। ठीक है? ये सर ये वो उसी एग्जांपल की डायग्राम है। किसकी? लास्ट वाले की? हाँ पहले वाली। नहीं, ये तो जेनरिक एग्जांपल, जेनरिक डायग्राम है, तो किसी भी क्लेम लग जाएगा। ठीक है। इसकी क्लैरिटी अभी और भी आएगी जब मेरे पास ना आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। बट ये अभी मेरे को पढ़ना जरूरी है ताकि डेल्टा समझ पाए कि भाई डेल्टा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। मतलब सर ये जो सर्कल बन रहा है उसके जो अंदर है वो डीशील्ड हो गए, जो बाहर है वो शील्ड हो गए। हाँ ये तो दिख रहा है सर इसमें। मतलब ये चेन के एंड वाला जो है वो डीशील्डेड है और बीच वाला नहीं। चेन का एंड की बात नहीं है, ये डायग्राम इसका है ही नहीं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज है। हाँ रिलेटिवली बोल सकते हो आप, रिलेटिवली आप बोल सकते हो कि भाई जो चेन का जो ये वाला है ना अपना, कहाँ गया, ये जो OH वाला, इसमें थोड़ी शील्ड कम होने वाली है, मतलब कि ये डी शील्डेड ज्यादा है। तो कह सकते हो कि ये वाला ना काम करना बंद कर दिया। हाँ कि इसकी ना, अरे यार क्या हो गया इसका? हाँ तो ये वाला कह सकते हो कि जो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन, ये डी शील्डेड कैटेगरी में आ सकता है। ये अभी आगे क्लैरिटी यारों को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप इतना अभी ध्यान रखो कि भाई डाउनफील्ड है तो डी शील्डेड है तो हायर डेल्टा है। पर कैसे डाउनफील्ड में हायर डेल्टा है ये हम मैम ने ये वाले एग्जांपल से देख लिया अभी। क्लियर सबको यहां तक? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चले ना। अब देखो, अब चलते हैं आगे। अब ये वाला पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये वाला अपना ना CH3 CH2OH, ये वाला मैंने पुराना वाला एग्जांपल ही मैंने लिया। तो होता क्या है ना कि अब हमने ये भी देख लिया कि भाई ये वाला जो ν1 है ना, और ये वाला जो ν2 है, और ये वाला अपना ν3 है। तो अब मैंने पहले ही बताया था कि जो मशीन जो हम यूज कर रहे हैं वो कितने का उसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है, मेगाहर्ट्ज का उसका ऑर्डर है। बिल्कुल 10⁶ वाला अपना ऑर्डर है ये वाला। ठीक है, बट इनका जो डिफरेंस है ना, ये ν1 ν2 ν3 का, कि मतलब ये ऐसे होगा कि ये होगा क्या कि बिल्कुल अगर मान लो कि हम यूज कर रहे हैं 90 मेगाहर्ट्ज की मशीन को, अगर हम यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो होगा क्या कि ये बिल्कुल कह लो ना कि 89.92 ऐसे मेगाहर्ट्ज टाइप इसका ये वाला ऐसे आने वाला है। ठीक है, फिर ये वाला ना मतलब जो हमारा न्यू जिसका अलग अलग प्रोटॉन का आने वाला है, फिर इसका आपका कुछ ऐसे आएगा, मतलब कि 88 पॉइंट ऐसे कर कुछ आने वाला है, और फिर इसका कुछ आएगा 87 पॉइंट ऐसे कर कुछ आने वाला है। तब प्रॉब्लम ये होता है ना कि यहाँ पर ये सारे वैल्यूज इतने सब क्लोज हैं कि इनको रीड करना हमें मुश्किल होता है। ठीक, तो रीड करना अगर मुश्किल होता है, जैसे मतलब मान लो कह लो आप कि भाई अगर एक वैल्यू ना मेरे को यहाँ पर आया तो दूसरी वैल्यू की डिफरेंस ना यहाँ पर केवल 60 हर्ट्ज का है, या फिर तीसरी वैल्यूज का जो डिफरेंस है ना वो केवल 120 हर्ट्ज का है, तो ये वाला 120 हर्ट्ज और ये वाला अपना ऐसे कह लो। तो जब भाई डिफरेंस इतनी हर्ट्ज का है और मशीन हम यूज कर रहे हैं बिल्कुल मेगा हर्ट्ज का, तो हमें कोई रेफरेंस कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसको ना हम बना दे, 0 हर्ट्ज डाल दे, बना दे उसको, और उसके रिलेशन में हम फाइंड कर लेंगे कि भाई कितने का डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस हमें, डिफरेंस को रीड करना हमें इजी है, लेकिन इतने इतने नंबर, बड़े बड़े नंबर को रीड करना हमारे पास मुश्किल होता है। तो ऐसे रेफरेंस कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं कि भाई टेट्रामिथाइल सिलेन का एक कंपाउंड को हम बना लेते हैं रेफरेंस कंपाउंड, और जिसको हम बोल देते हैं कि भाई इसका ना 0 हर्ट्ज इसका वैल्यू रख देते हैं, और उसके हिसाब से भाई ये कितना डिफरेंस है वो बोल देंगे कि भाई कितना कम, ये वाले प्रोटॉन का इतने हर्ट्ज पर ये इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वगैरह आ रहा है, और इस तरीके से हम आसानी से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये वाला प्रोटॉन नंबर ए है, ये वाला प्रोटॉन नंबर बी है, ये वाला प्रोटॉन नंबर सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर यही जनरेट अराइज हुआ कि रेफरेंस कंपाउंड का नीड क्यों हुआ, और जब रेफरेंस कंपाउंड का नीड भाई हम टीएमएस को यूज करा है, तो दूसरा क्वेश्चन फिर ये अराइज होता है कि भाई रेफरेंस कंपाउंड में हम टीएमएस ही क्यों यूज करते हैं, कोई और कंपाउंड हमने क्यों नहीं यूज कर लिया। ठीक है सबको ना, तो आप यहाँ पर अब अगली चीज यही लिखो कि वाई रेफरेंस कंपाउंड इज नीडेड, वाई रेफरेंस कंपाउंड इज नीडेड टू शो फ्रीक्वेंसीज, या फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कुछ भी कर दो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल, of different proton in molecule। अब इस पे लिखो ये बात इसको फटाफट लिखते जाओ कि each proton in molecule is slightly different, is in a slightly different chemical environment, and hence they do not have much difference in their resonance frequencies, that is difference of only few hertz। Sir, can you please repeat? ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये मैंने डाल दिया इसी कारण टाइप करके इसको। Okay. Each proton in a molecule is in a slightly different chemical environment, and hence they do not have much difference in their resonance frequencies, difference of only few hertz। पहला point। This difference is very little in comparison to instrument field strength, जैसे 60 मेगाहर्ट्ज का यूज कर देंगे, 90 मेगाहर्ट्ज का, 300 मेगाहर्ट्ज का। यूपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन आया है एक बार, शायद एक दो बार ही आया है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रेफरेंस कंपाउंड, और एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट गिवन कंपाउंड एज रेफरेंस कंपाउंड। सर एक बार फिर से एक बार समझा दें, ये 120-60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेके। क्या 120?
देखो मैं आपको सिंपल बात समझाता हूँ आपको, आप सिंपल ऐसे समझो कि भाई कह लो ना कि एक है अपना मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी के ना पास पैसे हैं, कह लो कि कह लो मतलब लेट से 10.2 करोड़ पैसे हैं, 10.2 करोड़ रुपए हैं। एक कोई उसी का लेवल का आदमी है जिसके पास ना पैसा है 10.4 करोड़ है, और एक उसी का एक और उसी का लेवल का आदमी जिसका पास पैसा है भाई 10.6 करोड़ पैसा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई एग्जैक्टली कितने का अमीर वो हो रहा है, कौन हो रहा है। सो बट जब हम रिलेशन में बात करते हैं ना कि भाई जो दूसरा बंदा बंदा नंबर बी दैट इज रिचर देन मुकेश अंबानी बाय 0.2 करोड़, तो हाँ थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई 0.2 करोड़ मतलब कि हाँ कुछ 20 लाख की बात हो रही है कि 20 लाख से ज्यादा का अमीर है वो। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए, चीजों को अच्छे से समझने के लिए कि हाँ भाई आइडेंटिफाई करने के लिए भाई ये मुकेश अंबानी है, वो कह लो कि वो अनिल अंबानी है या फिर वो गौतम अडानी है। तो बस हम उसको जब हम करोड़ की बात कर रहे हैं ना, जब बड़ा नंबर चल रहा होता है तो हमें समझने में मुश्किल होती है। तो बस उस चीज को हमने डाउन कर लिया लोअर स्केल पे। इसका पीछे मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है, ऐसे हम क्यों पढ़ते हैं साइंस में, हम ऐसे क्यों पढ़ा हमने कि जो बड़ा नंबर है मेगाहर्ट्ज वगैरह की, कि ये वाला जो अपना हाइड्रोजन है ना, ये 89.92 मेगाहर्ट्ज पर रेजोनेंस कर रहा है, ये इतने इतने पर कर रहा है, ये हमें यूज करने में क्यों दिक्कत आता है? दिक्कत इस कारण आता है क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो वायर्ड है लॉग स्केल पर सोचने के लिए। लॉग स्केल का मीनिंग क्या हुआ है? लॉग स्केल का मीनिंग ये होता है कि भाई हम सोचते हैं कि डबल ट्रिपल क्वाड्रपल इस फॉर्म में सोचते हैं। इसके पीछे मैं बताता हूं आपको साइंटिफिक एविडेंस। साइंटिफिक एविडेंस क्या है कि साइकोलॉजी में स्टडी किया गया और एक बंदे से पूछा गया ना कि भाई आप बताओ कि आपके सामने एक शेर आया है तो आप कितना डरोगे? उसने कहा भाई बहुत डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर कहेगा चलो ठीक है आप बताओ मेरे को, अब जब 2 शेर आ गया है तो आपका डर कितना बढ़ गया है? तो वो कहेगा भाई डर तो बिल्कुल दुगना हो गया, ऑब्वियस सी बात है, 2 अगर शेर आ गया है तो ये होगी पहली बात, ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। फिर एक और दूसरे बंदे को लाया गया, उससे पूछा ना कि यार बात बताओ कि आपके पास ना 10 शेर सामने खड़े हुए हैं, आपको कितना डर लगेगा? तो कहेगा डर अच्छा खासा लगेगा। कहा कि फिर ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि अब 11 शेर आ गए हैं तो कितना डर लगेगा? तो कहेगा उतना ही डर लगेगा जितना 10 शेर के पास था। तो आप बात बताओ मेरे को, यहाँ पर भी शेर हमने एक ही इंक्रीज करा है, पिछले वाले केस में हमने एक ही शेर हमने इंक्रीज करा था, बट डर का अमाउंट इतना क्यों डिफरेंट हो गया? बिकॉज इस कारण हुआ यहाँ पर 1 से वो 2 हुआ था, डबल हो गया था। दिमाग हमारा ऐसे ही सोचता है लॉग स्केल में डबल ट्रिपल, जबकि वहां पर क्या हुआ था, वो 10 से केवल 11 हुआ था वो, इस कारण हमें कोई दिक्कत नहीं लगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। थोड़ा हाई फाई तो नहीं हो गया ज्यादा? नहीं नहीं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैंने कहीं कोरा पे पढ़ा था कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो लॉग स्केल में सोचने के लिए वायर्ड है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो ये वाला सबका हो गया ना, समझ गए सब लोग कि क्यों नीड क्यों रेफरेंस कंपाउंड की? और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कि भाई पोजीशन ऑफ वेरियस सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज बाय पुटिंग टीएमएस पीक एट 0 हर्ट्ज। अब एक और क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भाई वाई टीएमएस, एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप कि ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया अपना CH3। तो वाई TMS is used as रेफरेंस कंपाउंड। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसको समझना बहुत ही आसान है। आसान कैसे है कि हम करते क्या है कि भाई गिवन कंपाउंड जिसकी हमें स्टडी करनी है NMR की, उसको हम मिला देते हैं सॉल्यूशन जिसमें कि TMS भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब TMS का सिग्नल मेरे को मालूम कि यहाँ पर आने वाला है 0 पर, ये हमने फिक्स कर दिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो गिवन कंपाउंड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला है, डाउनफील्ड अपने हिसाब से आने वाला है। तो पहला ये है कि भाई ये केमिकली इनर्ट होता है और गिवन कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, जो कि होना भी चाहिए। अगर गिवन कंपाउंड से रिएक्शन कर जाएगा फिर तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, फिर तो हम NMR पढ़ ही नहीं पाएंगे उसका।
तो केमिकली इनर्ट होता है और बहुत सारे सॉल्वेंट्स ये इजिली मिक्सिबल होता है, और मिक्सिबल तो होना चाहिए हमें, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे इजी से एनएमआर। तो इस कारण ये पहला हो गया। दूसरी बात क्या होगी कि ये केवल सिंगल शार्प पीक देता है, क्योंकि पूरे की पूरे 12 केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है सबके सब प्रोटॉन यहाँ पर। अगर ये अलग अलग होते तो क्या होता कि भाई एक यहाँ पे मिलता, दूसरा यहाँ पे मिलता, तीसरा यहाँ पे मिलता, तो हम भाई कहाँ से काउंट करें, यहाँ से काउंट करें कि यहाँ से काउंट करें, तो ये हमें दिक्कत हो जाता। बट यहाँ पर क्या है, सबके सब यहाँ पर इक्वल हैं। थर्ड चीज, जब हमने स्टडी कर लिया ना यूजिंग टेट्रामिथाइलसिलेन एज अ रेफरेंस कंपाउंड, तब क्या करेंगे, हम गिवन सॉल्यूशन को बॉईल कर देंगे, और क्योंकि ये वोलेटाइल होती है टीएमएस, तो वो अपना इवेपोरेट कर जाएगा, और जो गिवन सॉल्यूशन है मेरे पास सैंपल, वो अपने पास में रह जाएगा। तो इस कारण से आसानी से हम इसको हटा भी सकते हैं। ये हो गई अगली बात। फिर क्या है, क्या आप ये देखो कि सिलिकॉन वगैरह का ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह कितनी कम होती है, और उससे भी दूर में लगा है अपना कार्बन। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ना डी शील्डिंग कह लो कि ना के मात्रा में होगी। ठीक है, डी शील्डिंग अगर ना की मात्रा में होगी मतलब खूब बढ़िया शील्डिंग है, और खूब बढ़िया शील्डिंग है मतलब कि बिल्कुल राइट साइड में आएगा हमेशा इसका सिग्नल, मतलब कि ऐसा कोई कंपाउंड नहीं पैदा हुआ, मतलब कुछ कुछ केस आएगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं पैदा हुआ जो कि भाई इससे भी ज्यादा शील्डेड रहे। ये बेस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स कह लो, मतलब एक तरीके से। तो इसी कारण यहाँ पर कह रहा है कि protons of its methyl groups are more shielded than the protons of most organic compound due to low electronegativity of the signal। इसी कारण जितना हम जो कंपाउंड हम सैंपल का बना रहे हैं ना, सबका ये इधर में ही आएगा और आसानी से हम स्टडी कर लेंगे। इस कारण हम टीएमएस का यूज करते हैं। और बस केवल एक ड्रॉबैक ये है कि भाई ये ना अपना नॉन पोलर कंपाउंड है, इसी कारण जो पोलर कंपाउंड है ना थोड़ा सा कम मिसिबल होते हैं, कम डिजोल्व होते हैं। बट अच्छी बात ये भी एनएमआर की, भाई थोड़ा सा भी डिजोल्व हो गया ना, बिल्कुल 1 ग्राम या कुछ ग्राम भी ना, तो भी हमारा काम चल जाता है और एनएमआर हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक के क्वेश्चन का बढ़िया बॉडी प्लस कंक्लूजन मेरा लिखा गया। चल सकते हैं आगे। यस सर। सर ठीक 2 है। मिनट रुको। हाँ, सर ये ड्रॉबैक में सेकंड लाइन लिख रखी है, समझाएंगे एक बार? क्या है ये? ड्रॉबैक। हाँ, ड्रॉबैक बेसिकली ये है ना कि टेट्रामिथाइल सिलेन है, ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा ना, और जनरली अगर हमारा पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसमें डिजोल्व अच्छे से नहीं होगा, बिकॉज वी नो कि लाइक डिजोल्व लाइक पोलर यस सर। कंपाउंड इज डिजोल्व इज मोर डिजोल्वेबल इन पोलर कंपाउंड एंड, तो बस यही वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। बट अगर थोड़ा सा भी डिजोल्व हो गया ना, मतलब कुछ पीपीएम वगैरह भी ना, तो फिर भी हम एनएमआर स्टडी कर लेते हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे पास। ओके, थैंक यू सर।
चले आगे अब अगली स्लाइड पे। यस सर। ठीक है, तो अब ये होगी। अब देखो, अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि भाई कि अभी तक ना हम जो IR था उसको हम सेंटीमीटर इनवर्स वगैरह में कह रहे हैं, बेसिकली कोई ना कोई एक हम यूनिट यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गया कि हम हर्ट्ज जो हमारा एक यूनिट है उसको छोड़ करके हम एक नया यूनिट निकाल रहे हैं, डेल्टा का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों ऐसा, इसका जरूरत क्यों पड़ गया है? इसका जरूरत इस कारण पड़ गया है क्योंकि हमने क्या देखा था कि भाई ये जो अपनी न्यू है ना, कि मान लो कि गिवन कंपाउंड है, मान लो कि ये गिवन कंपाउंड किसी को मान लो आप CH3CH2OH। हमने यहाँ पर सपोज दैट ये हमने मशीन 1 ले रखा है और इसको हमने यूज कर रहे हैं हम इंडिया में, और इंडिया में मान लो भाई कि 90 मेगाहर्ट्ज का मशीन हम यूज कर रहे हैं। तो इनकी जो न्यू वैल्यू जो आएंगी वो क्या होगा, बेसिकली न्यू वैल्यू तो डिपेंड करने वाला है बी पर। ठीक, अब न्यू वैल्यू डिपेंड करेगा बी पर, लेकिन मान लो कि हमने कंपाउंड सेम है हमारे पास, ठीक है, बट ये मशीन 2 और ये मान लो कि हम यूज कर रहे हैं जर्मनी में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, और ये मान लो कि यहाँ पर 300 मेगाहर्ट्ज का ये मशीन यूज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हाई फाई कंट्री है मान लो। तो यहाँ पर क्योंकि हमें फिर से मालूम है कि न्यू यहाँ पर भी बी के डिपेंडेंट रहेगा, तो यहाँ पर न्यू 1 ना डिफरेंट आएगा और यहाँ पर न्यू 2 डिफरेंट आएगा। अब बताओ, सेम कंपाउंड के लिए न्यू डिफरेंट डिफरेंट आना, ये थोड़ा सा यूज करने में जो डिफरेंट साइंटिस्ट है, मतलब अक्रॉस ऑल द नेशंस, थोड़ा उन्हें यूज करने में मुश्किल आएगा। मतलब हर बार जब न्यू 1 यूज बताएंगे कि भाई कि इस कंपाउंड का न्यू ये है, तो हमें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया में भी अलग अलग लैब्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। तो ये सारे हम मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा यूनिट निकालेंगे कि भाई जो ये वाला जो फैक्टर है ना कि ये हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी और कितना फील्ड वगैरह यूज कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा हट ही जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। कि एक कंपाउंड है तो भाई उसका एक ही डेल्टा रहे, डेल्टा वैल्यू कुछ ऐसा वैल्यू, मतलब उसको डेल्टा वैल्यू कह देंगे, जो इंडिया में नहीं था जर्मनी में रहे, क्योंकि कंपाउंड सेम है तो डेल्टा वैल्यू मेरे पास सेम आए। सिंपल सी बात है। तो हम केमिकल शिफ्ट डेल्टा हम ऐसा चीज निकालेंगे दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू जो भी कह लो, और इसी को हम क्या दे देंगे कि भाई ये अपना ना इसका डेल्टा वैल्यू हो गया। अब ये जो डेल्टा है हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि भाई जितना ऑब्जर्व शिफ्ट होगा ना अपना टीएमएस से, मान लो कि ये अपना शिफ्ट ना कोई गिवन कंपाउंड के लिए कह लो कि ये 60 हर्ट्ज का ये शिफ्ट है, पर ये हमने तो भाई हमने पहले ही पढ़ लिया कि 0 हर्ट्ज पर हम फिक्स कर देते हैं अपने इसको, या फिर इसको ऐसा कर दो 300 मेगाहर्ट्ज, 300 हर्ट्ज कर दो। ठीक है, 300 हर्ट्ज कोई गिवन प्रोटॉन के लिए है, और अगर हमने यूज किया है 60 मेगाहर्ट्ज के मशीन को, तो हम क्या कह देंगे भाई डेल्टा हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जो गिवन शिफ्ट है ना टीएमएस का हर्ट्ज में, उसको हम डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट से। तो ये बेसिकली आएगा क्या कि ये आएगा अपना 300 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 60 मेगाहर्ट्ज, तो 60 मेगाहर्ट्ज ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये अपना 5, और ये क्योंकि मेगा में है तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁶। अब जब कोई चीज 10⁻⁻6 में होती है तो उसी को तो पीपीएम कहते हैं ना, और उसको हमें वैल्यू में डालना है सिंपल नंबर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से, और इसको हम बोल देंगे 5 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, और इसको हम बोल देंगे 5 पीपीएम हम वैल्यू बोल देंगे। क्लियर सबको? तो इसके बाद आप क्वेश्चन यही लिखो कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ केमिकल शिफ्ट इन डेल्टा पीपीएम एंड नॉट इन हर्ट्ज। तो इस तरीके से क्वेश्चन वाइज करने में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा इजीली। किसी को डाउट यहां पर? तो आप पहले एक लाइन ये लिख लो कि when chemical shift is mentioned या फिर measured in hertz,
when chemical shift is measured in hertz, we will get different chemical shift, या फिर we will get different frequency, कुछ भी कर दो, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम उसके मेजर किया तो we will get different frequency, we will get different frequency, we will get different frequency for the same proton, we will get different frequency for the same proton, we will get different frequency for the same proton as a strength of B naught, मतलब applied magnetic field, as a strength of B naught, as a strength of B naught varies, as a strength of B naught varies, as the strength of B naught varies. So we express chemical shift so we express chemical shift in the terms which are independent of field strength. So we express chemical shift in terms which are independent of field strength. So chemical shift is defined by delta as follows. Is defined by delta as follows. और ये वाला आप फॉर्मूला लिख लो. और राइट साइड में ये लिख लेना कि डेल्टा, पहली बात तो भाई यूनिटलेस है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, पीपीएम वगैरह यूनिट नहीं है, यूनिटलेस पहली बात. shown as ppm. बाकी ये तो हमने लिख लिया कि भाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इंडिया का हो पाकिस्तान का हो, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे कल के मैच के लिए आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले में? सर कीवीज, ब्लैक कैप्स. अरे भाई लेकिन न्यूजीलैंड से हार जाएगी ना इंडिया फाइनल में फिर. अरे सर वो ठीक है सर, पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं इंडिया वाले आजकल फालतू में दबाव में आ जाते, फुल टॉस भी प्लेट करते हैं खेल रहे. अरे नहीं यार, इंडिया ना न्यूजीलैंड को ना पाकिस्तान को हरा देगा फाइनल में. न्यूजीलैंड थोड़ा सा मुश्किल टीम लगता है मेरे को हमेशा. सर पहले इंग्लैंड से तो जीते, पता चला अश्विन पड़ इंग्लैंड गए से जीत जाएंगे, इंग्लैंड से सर निकल जाएगा. अश्विन पड़ गए भरोसा नहीं है. लिविंगस्टन और बटलर के चक्कर में 5 छक्के खा जाएंगे एक ओवर में अश्विन. नहीं एलेक्स हेल्स वगैरह को निकाल लेगा बढ़िया इंडिया, क्योंकि अक्षर खेलने वाला है ना, अक्षर निकाल लेते हैं हम लोग. सर अक्षर पटेल कितना पिट रहे हैं आजकल, आप देख. अरे नहीं अक्षर पिट जा रहा है, बेसिकली वो लेफ्ट हैंडर से पिट जा रहा है ना, और इसमें इंग्लैंड वालों का टॉप ऑर्डर में अच्छा खासा मतलब राइट हैंडर से है, और शायद डेविड मलान को चोट वोट लगा हुआ है. सर मलान तो ठीक है, वैसे ही बॉल पीता है, उसको तो खिलाना चाहिए. अरे नहीं भाई, मलान का जाकर एवरेज देखो उसका,
मलान का 52 का एवरेज है। लेकिन सर वो बॉल पीता है और बाकी तो कितना मारते हैं इंग्लैंड वाले। देखो मालूम चल जाएगा 2 दिन में सारा। चलो ये हो गया सबका यहाँ तक। Yes. तो अब चलते हैं, कुछ करते हैं क्वेश्चन सब। पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि भाई एक एग्जांपल ये करो ना, सिंपल ये डालो ऐसे करके एग्जांपल 1 और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो कि भाई ये बेंजीन है, यहाँ पर ये सारे में अपने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सब के सब हाइड्रोजन इक्वल हैं, ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है। अब इन्होंने कह दिया ना कि जो न्यू है ना इंस्ट्रूमेंट की, मतलब फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की, वो है बेसिकली कितना हर्ट्ज दिया हुआ है, न्यू 300 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। और जो अपना सिग्नल है ना, मतलब कि ये वाले एच का न्यू सिग्नल, ये बेसिकली है 2181 हर्ट्ज फ्रॉम टीएमएस, मतलब टीएमएस से इतना दूर है। मतलब अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो होगा क्या कि आप इसको ऐसे ड्रॉप करोगे और यहाँ पर हो जाएगा टीएमएस अपना, और इसको आप कर दोगे 0 हर्ट्ज, और ये कुछ अपना इधर डाउन फील्ड में अपना आने वाला है, ये कितना आ जाएगा 2181 हर्ट्ज पे आ जाएगा ये। अब मेरे को डेल्टा वैल्यू फाइंड करना है इसका, तो मैं क्या करूंगा 2181 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 300 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, बिकॉज क्योंकि हम मेगा की बात कर रहे हैं ना, और इंटू 10⁶, और ये मेरे को आ जाएगा 7.27 ppm। और ये वैल्यू आप याद रखना आगे भी कि भाई बेंजीन का जो सारा हाइड्रोजन है ना, वो सब का सब 7.27 ppm पे आएगा। तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कि हमने क्या किया कि कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करा जिसका कि न्यू इंस्ट्रूमेंट है ना, वो आपका बेसिकली कितने का हमने यूज कर लिया है 60 मेगाहर्ट्ज का हमने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया है। तो जो न्यू सिग्नल है ना वो भी तो घट जाएगा आपका, बिकॉज आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वही घट गया है। तो वो कुछ इसी ऑर्डर में घटेगा जिस ऑर्डर में आपका न्यू इंस्ट्रूमेंट वाला घटा है। इसी कारण क्या हो रहा है कि डेल्टा वैल्यू हमारा हर बार सेम रहने वाला है। तो इसी कारण क्या होगा, जो न्यू सिग्नल है ना यहाँ पर कुछ आएगा आपका 436 हर्ट्ज पे आएगा। और जब आप यहाँ पर भी फिर से आप डेल्टा फाइंड आउट करोगे ना, तो अरे ये क्या होगा इसका, हाँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कि 436 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶, और फिर से इसका वैल्यू 7.27 ppm ही आएगा। तो दिस शोज कि भाई देखो हाउ डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये सारे एग्जांपल आप नोट कर लो। और फिर ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है कि ये तो वैसे मैंने पहले बता दिया कि जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो सिग्नल्स बेसिकली विल फॉल इन रेंज बिटवीन 0 and 12 ppm, कि इतना में ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि लेस देन 0 ppm हो जाएगा अगर वो एक्स्ट्रा डिशील्डेड रहे, सॉरी वो एक्स्ट्रा शील्डेड रहे। मान लो कि कोई कार्बन पर ना माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो भाई यहाँ पर तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि वो तो बिल्कुल ऐसे बचा रखेंगे बिल्कुल शील्ड की तरह। तो इस केस में क्या होगा कि अपना जो डेल्टा है ना वो इस केस में हो सकता है कि लेस देन 0 ppm हो जाए, बट ये एक्सेप्शनल केस कह सकते हो इसको। तो बस इस लाइन को लिख लो आप, ये लाइन अच्छी है। अब बाकी सब तो लाइन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सर हम यहाँ ये कह सकते हैं ना कि वी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल क्या आ रही है, वो टोटल शील्डिंग बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? इंस्ट्रूमेंट माइनस सिग्नल टोटल शील्डिंग बता रहा है। इंस्ट्रूमेंट माइनस सिग्नल की जो आ रही है वो टोटल शील्डिंग बता रहा है।
इंस्ट्रूमेंट माइनस सिग्नल, हाँ कह सकते हो। नहीं यार वो थोड़े ना, नहीं नहीं ये तो बस केवल डिफरेंस है ना। ये तो जो 436 हर्ट्ज है ना, इसको तो मैं टीएमएस से ले रहा हूँ, इसको बस मेजर कर रहा हूँ, ये इसकी डिफरेंस है बस ये तो। ओके पर एनी वो मैटर नहीं करेगा कितना शील्डिंग है, शील्डिंग विल्डिंग नहीं पूछेगा आपसे। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि भाई न्यू सिग्नल ना, हम टीएमएस को रेफरेंस कंपाउंड बना रहे हैं और हम वहां से देख रहे हैं कि भाई क्या चीज चल रही है जो। ओके सर। सबका हो गया यहाँ तक, सबने नोट कर लिया इसको? चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 60 मेगाहर्ट्ज एनएमआर सिग्नल है ऑब्जर्व्ड एट न्यू इज इक्वल टू 180 हर्ट्ज एंड न्यू रेफरेंस टू 0 हमने मान ही लिया, ये तो पहले ही भाई। तो इस केस में अगर डेल्टा मेरे को फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा बता दो कोई? 60 इंटू 10 टू द पावर 6 और ये हो गई अपनी 3 ppm। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई न्यू इंस्ट्रूमेंट ना 720 मेगाहर्ट्ज का यूज करा है हमने, और देखना आप उसी फैक्टर से ना वो न्यू भी इंक्रीज कर जाएगा हर बारी। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा अपना डेल्टा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2160 और ये 720 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 ppm। तो अगेन इट शोज कि भाई डेल्टा इज independent of instrument। ठीक है, चले आगे। एक सेकंड सर। दीपेंद्र बैक स्लाइड प्लीज। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसका पर रट्टा लगाना है कि भाई डेल्टा आपको 7.27 आपको याद होना चाहिए, और मैंने दोनों से बता दिया कि भाई देखो कैसे डेल्टा इंडिपेंडेंट रह रहा है। और फिर एक और एग्जांपल है, इसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है। सर ये तो सर क्वेश्चंस आपने अपने नोट से उठाए हैं क्या? कौन सा? ये जो दोनों, ये क्वेश्चन डायस के नोट से है और ये सब क्वेश्चन दूसरे से है। ये क्वेश्चन एक ईपीजीपी करके वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके नोट्स भी मतलब अच्छे होते हैं, तो वहां से मैंने निकाला इसको। तो सर जैसे यहाँ पे न्यू रेफरेंस 0 दिया है, कभी ऐसे चेंज करके भी पूछ सकता है क्या? हाँ चेंज कर देगा, क्या दिक्कत है? तो हम उसे माइनस कर देंगे। मान लो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू देता है वो, तो हम पूरी की पूरी डिफरेंस ही मालूम कर रहे हैं ना। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर फॉर्मूले में कि ऑब्जर्व फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज। तो मान लो ना कि ये अपना न्यू सिग्नल जो है, मान लो कि ये कहता है भाई कि 2000 हर्ट्ज पर है, और जो न्यू रेफरेंस है ना इसको मान लो कि कह देता है कि भाई 500 हर्ट्ज कर दिया। तो अगेन हम इसको माइनस कर देंगे कि न्यू सिग्नल माइनस न्यू रेफरेंस क्या हो जाएगा आपका 1500 हो जाएगा, और उस 1500 को हम डिवाइड करेंगे अपना जो ये मेगा हर्ट्ज वाला जो है। तो सारी चीज रिलेटिव है कि भाई टीएमएस से कितना दूर है वो, बस हम हर बार यही कर रहे हैं। बट इन जनरल करेगा नहीं, क्योंकि मतलब यही होता है कि न्यू रेफरेंस को हम जीरो करते ही उसे के लिए हैं ताकि हमारा काम आसान हो। अब वो करने के लिए दे देगा ताकि देख सके भाई कि आपका ब्रेन कितना मतलब काम कर रहा है एग्जाम में, बट ठीक है करेगा नहीं। हो गया सर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी होना चाहिए था, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद पता नहीं 2020 या 19 वगैरह में आया प्रीवियस ईयर में। तो ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन हैज अ केमिकल शिफ्ट ऑफ 532 हर्ट्ज फ्रॉम टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलिन ऑन अ 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है भाई, और क्या बोलता है व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम। तो पहले तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि डेल्टा हमें फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करना है, अरे ये ऐसे क्यों हो जा रहा है यार, ये हटता है नहीं। हाँ 532 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 100
इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 5.32 ppm। अब कह रहा है कि भाई व्हाट वुड बी द केमिकल शिफ्ट बी इन ppm एंड हर्ट्ज, दोनों में पूछ रहा है ऑन अ 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर। तो नाउ न्यू इंस्ट्रूमेंट, इसको मैंने डेल्टा 1 बोल दिया। तो न्यू इंस्ट्रूमेंट अगर हमने यूज करा है, जिसकी न्यू इंस्ट्रूमेंट ना है अपना 600 मेगाहर्ट्ज, तो अब बताओ मेरे को डेल्टा 2 तो डेल्टा 1 के बराबर ही होगा ना, बिकॉज वो तो चेंज नहीं करेगा। किसी को डाउट यहाँ पे? नहीं। नो सर। डेल्टा 2 इज डेल्टा 1 हो जाएगा, तो मैं इसको फिर से लिख दूंगा भाई 5.32 ppm। अब मैं फिर से यहाँ पर मेरे को मालूम करना है कि भाई ये जो केमिकल शिफ्ट है ना, यहाँ पर तो दिया हुआ है, बट मेरे को मालूम करना है अगले केस में कि हर्ट्ज में कितना होगा। तो ये मैं नया इक्वेशन लिखूंगा 5.32, और ये मैंने बना दिया कि केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, एक्स इन हर्ट्ज। और मैं कितने का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, 600 मेगाहर्ट्ज का इंटू 10 टू द पावर 6, ये अपना कट गया। तो x कितना हो जाएगा अपना 5.32 600, और ये कितना हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है ना कि 532 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3192 कितना हो जाएगा 3192। 3192। यस सर। 18 19 6 25 29, हाँ, फिर 3192 हर्ट्ज, ये अपना आंसर होगा, जो कि आना भी चाहिए। अब देखो हर बार क्या हो रहा था, जितने गुना से जितने टाइम्स न्यू इंस्ट्रूमेंट का मेगाहर्ट्ज इंक्रीज करेगा, उतने ही टाइम से हम हर्ट्ज को भी इंक्रीज कर देंगे। देखो यहाँ पर जो पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, न्यू इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ये अपनी 100 मेगाहर्ट्ज वाली है। तो हुआ क्या है कि 100 से 600 चला गया है ना, बिल्कुल 6 गुना। तो आप ये देखो जो 532 है ना, ये भी बिल्कुल 6 गुना हो जाएगा, 3192 हर्ट्ज चला जाएगा ये। तो आप अगर चाहो तो एक ये ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा हिंट के लिए, कि न्यू सिग्नल will increase by same factor, as new instrument। सर इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे बता दीजिएगा, जैसे TMS 0 पे और इस तरफ कर। डायग्राम वाला तो वैसे आएगा, आगे में आने वाला है, बट आप चाहो तो ऐसे बना देना आप, कि आप ऐसे करना ना, एक आप डायग्राम ड्रॉ करना डेल्टा का, ठीक है। आप जो पहला वाला केस है तो आप ऐसे करना इस तरीके से, और ये कर देना ऐसे कि ये अपना ppm हो गया, तो 5.32 ppm, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर ये TMS हो गया, ठीक है। और आप हर्ट्ज में शो करोगे तो क्या करना ना, आपके 532 हर्ट्ज लिखोगे यहाँ पर, 532 हर्ट्ज, और यहाँ पर अपना 0 हर्ट्ज TMS। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, जस्ट इसके नीचे लिखना था, कि मतलब साफ साफ मेरे को दिख रहा है ये 0, और यहाँ पर ये 5.32 हर्ट्ज, 5.32 ppm। लेकिन हर्ट्ज का बनाना हो तो बिल्कुल लंबा सा बनाना है ऐसे, और यहाँ पर लिखना भाई देखो यहाँ 3192 हर्ट्ज आ गया। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है ना, वो अलग अलग दिख रहा है मेरे को साफ साफ। डेल्टा तो देखो सेम सेम रह गया, बट ये देखो कितना इंक्रीज हो गया, ठीक है। सर वो 60-60 के मार्क पे होता है, मतलब जो शिफ्ट की वैल्यू होती है ना, 1 जो होती है वो 60 हर्ट्ज, फिर नेक्स्ट जो होती है फिर 120, फिर
हाँ लेकिन हमें केवल शो करना है वो है ना, जो हमें बस केवल दिखाना है, तो हम सारे क्यों लिखे, उतना मार्किंग टाइम क्यों लगाए उसमें हम। हाँ वो 5 के आसपास आता है इसका 3। हाँ हम्म। ओके ये वाला आगे चले। यस सर। ठीक है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। कि क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन ऑफ 2 NMR सिग्नल्स, और एक है ना डेल्टा 1 एट 4.2 है और दूसरा है डेल्टा 2 एट 4.13 है, ठीक है, और 60 मेगाहर्ट्ज का हमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया है। और ये बोल रहा है कि भाई सेपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये डेल्टा में तो ऑलरेडी दे रखा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है हर्ट्ज में, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो एक तो मेरे पास डेल्टा, अगर 1 की बात करूं मैं, कि मान लो डेल्टा 1 ये वाला है, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा बेसिकली कि ये क्या हुआ, सबको आवाज आ रही है मेरी ना अभी। यस सर। अरे यार लेकिन ये क्यों शो कर रहा है कि यू हैव बीन लॉग्ड आउट बिकॉज देयर इज सम अनदर लॉगिन फ्रॉम अनदर डिवाइस। तो किसी ने सेम आईडी से लॉगिन कर लिया होगा। छोड़ो हटाओ, चल रहा है ना अपना, चलने दो बेटा। तो ये हो गया, तो डेल्टा 1 ना, डेल्टा 1 मैंने मालूम लिख दिया भाई कि न्यू 1 बाय, और ये तो अपना न्यू इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है, इंटू 10⁶, और डेल्टा 2 हो जाएगा अपना न्यू 2 बाई न्यू इंस्ट्रूमेंट इंटू 10⁶। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी सेपरेशन बोल रहा है, तो मैं जरूरी नहीं हूं कि मैं न्यू 1 और न्यू 2 अलग अलग हम फाइंड आउट करें, सेपरेशन ही फाइंड आउट करना है ना भाई, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे न्यू 2 माइनस न्यू 1। तो हमने क्या किया, न्यू डेल्टा 2 सब साथ में लिखते हुए जाना, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू 1 इज इक्वल टू बाई न्यू इंस्ट्रूमेंट इंटू 10⁶। अब यही तो अपना सेपरेशन है। अब डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, 4.13 माइनस 4.12 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 0.01, और ये हो जाएगी अपना न्यू 2 माइनस न्यू 1, और ये कितने की इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम, 60 इंटू 10⁶ की, और ये हो गया अपना 10⁶, ये अपना कट गया। तो जो न्यू 2 माइनस न्यू 1 अपना हो जाएगा 0.6 हर्ट्ज। तो इसको जो दिखाएंगे ना, ये देखो यहाँ पर सिग्नल्स ना कुछ ऐसे दिखेगा, एक सिग्नल ऐसे, तो बिल्कुल नजदीक नजदीक दिखने वाला है यहाँ पर, ये ऐसे दिखेगा यहाँ पर बिल्कुल ये। तो ये अपनी सेपरेशन हो गई 0.6 हर्ट्ज की सेपरेशन हो गई। लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं हम 300 मेगा हर्ट्ज वाला, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कितने गुना हो जाता है मेरे को बात बताओ फिर से। ये 60 का कितना गुना है, 300 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 0.6 का भी हम कर देंगे 5 टाइम्स, तो 0.6 का 5 टाइम्स हो जाएगा अपना 3 हर्ट्ज की अब सेपरेशन हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है मेरे को सिग्नल, हल्का हल्का दूर दूर दिखेगा मेरे को इस केस में, हल्का ये दिखेगा यहाँ, तो ये दिखेगा यहाँ, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है सिग्नल में। अब हमने और भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, जिसमें बिल्कुल ना सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट वगैरह यूज कर दिया 720 मेगाहर्ट्ज वाला। तो इसमें फिर से उसी टाइम्स में डेल्टा वी, मतलब जो न्यू 2 माइनस न्यू 1 है, वो 7.2 हर्ट्ज का आएगा, तो उसमें थोड़ी सेपरेशन और अच्छी आ जाएगी, मतलब ऐसी आ जाएगी सेपरेशन ऐसे। देखो और क्लैरिटी आ गया सेपरेशन का अपना। इसी कारण कहते हैं कि भाई जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते जाएंगे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करते जाएंगे, उतनी अच्छी हमारी रेजोल्यूशन आते जाएगी स्पेक्ट्रम की, जो हमने कल पढ़ा था कि जितना हाई फाई मैग्नेट यूज करेंगे उतना हमारा बेटर रेजोल्यूशन रहेगा गिवन सिग्नल्स का। तो इस सारे डायग्राम्स को आप बनाते हुए इस चीज को लिख लो कि एज वी इंक्रीज द इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, डेल्टा वैल्यू रिमेन सेम, वो तो क्लियर है भाई, बट फ्रीक्वेंसी ना रेजोनेंस इंक्रीज कर जाएगा, और इसका मतलब रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रा हाई हो जाएगा। इसी कारण जितना हाई फील्ड इंस्ट्रूमेंट उतनी अच्छी एनएमआर।
ठीक है, आगे चले। आगे चले ना। Yes, sir. यस सर। Yes, हाँ, sir. अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसको आप ये ऐसे लिख लो। आप पहले एक बार पूरा समझ लो चीज को, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिग्नल एरिया। तो सिग्नल एरिया का क्या मतलब हुआ ना, कि जैसे ये मान लो, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH, बेसिकली एथेनॉल का। तो जो अपना पीक बनता है, तो बेसिकली होगा क्या कि फिर से आप अल्फा बीटा वाले पर चले जाओ, तो यहाँ पर ना केवल एक ट्रांजिशन होगा, बिकॉज यहाँ पर केवल एक ही प्रोटॉन है, बट यहाँ पर ना 2 प्रोटॉन है, तो थोड़ा सा सिग्नल यहाँ पर ना ज्यादा ब्रॉड आने वाला है। मतलब कि यहाँ पर जो एरिया है ना, वो ज्यादा यहाँ पर चौड़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर 3 सिग्नल्स हैं, तो वो थोड़ा सा और भी ऊपर चले जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्नल के कारण आ रहे हैं, इस कारण इंटेंसिटी और उसकी बढ़ जाएगी। तो एक रिलेशन हम ये भी फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम में कभी कभी दे देगा कि भाई देयर आर 3 सिग्नल्स, और 3 सिग्नल्स का ना रेशियो, जो रेशियो है एरिया का उनकी NMR स्पेक्ट्रम में, वो इस फॉर्म में है। मतलब मान लो कि 1:2:3, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो पहला टाइप का प्रोटॉन है ना, उसके दुगुना वो है और तिगुना वो है। जैसे यहाँ पर क्या कहेगा ये, कि जो अगर ये वाला एरिया अगर x है ना, तो ये वाली एरिया 2x होगी और ये वाली एरिया 3x होगी। तो हम समझ जाएंगे भाई कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन A है ना, उसके जस्ट दुगना है नंबर टाइप B टाइप ऑफ प्रोटॉन, और उसके जस्ट तिगुना है C टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर बस आपको यही लिखना है कि आप लिख लो पहले एक लिख करके कि एरिया अंडर द स्पेक्ट्रम, एरिया अंडर द पीक, ठीक है। एरिया अंडर द पीक और सिग्नल, एरिया अंडर सिग्नल is directly proportional to area under signal, say area under given signal, directly proportional to number of protons of given type। और उसके बाद ये फिर से आप ये वाला एग्जांपल लिख लो, और यहाँ पर ऐसे कर देना सिंपल कि प्रोटॉन, ये हो गया आपका एरिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका ये A, ये B, ये C। तो एरिया यहाँ पर कर दो आप x, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 1 है। एरिया यहाँ पर 2x है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। एरिया यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। और इसको भी ऐसे बना लेना एक रफ स्केच में। एथेनॉल, हो गया ये, आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं आगे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके केमिकल शिफ्ट को। तो अब हेडिंग डालो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल शिफ्ट, जिसमें पहला फैक्टर आपका हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट्स एंड सो ऑन। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा होगा अपना एटम का, गिवन एटम का, तो उतना ही डिशील्डिंग करेगा। बिकॉज मान लो कि मैं कंपेयर करता हूं ये अपना एच 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 ये अपना लगा है क्लोरीन का, और दूसरा मैं लगाता हूं फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा देता मैंने, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ये जो प्रोटॉन्स है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो क्या होगी, वो कर जाएगी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई मतलब क्या हो जाएगा, वो डी शील्डेड हो जाएगा। अब डी शील्डेड मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब बस सेम चीज यहाँ पर ये लिख रखा है कि मतलब कि डेल्टा वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कनेक्टेड एटम। ये इसकी बात हो गई समरी। और ये एग्जांपल आपको नोट करना है कि जब ये अपना मिथेन का है तो ये शो कर रहा है 1 ppm पे। जब हमने आई लगाया है आयोडीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये शो करेगा 2.2 ppm पे। अगर ये Br लगाया है तो थोड़ा सा और बढ़ गए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इट विल शो एट 2.7। देन इफ वी मूव ऑन टू Cl देन 3.1, F लगा दिया तो भाई ये हो जाएगा 4.3। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज करेंगे तो फिर से डेल्टा वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मेरे पास कोई Cl नहीं लगा हुआ तो ये शो करेगा 1 ppm पे। एक लगा दिया हमने तो ये शो करने लगा 3.1 ppm पे। दो लगा दिया तो कितना शो करने लगा, 5.3 ppm पे। तीन लगा दिया तो Cl शो करेगा 7.3 ppm पे। अब यहीं पर एक चीज आप नोट कर लो कि एक्चुअली मैंने जो मेरे पास जो नोट्स है ना, मतलब वो एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर है नहीं, और उसमें मैंने क्या कर रखा था कि इन सारे डेल्टा वैल्यू को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें मैंने एक टेबुलर फॉर्म में बना लिया था। टेबुलर फॉर्म कहने का मतलब कि गिवन गिवन जो ग्रुप है या फिर एटम है उनका फिक्स होता है कि भाई ये इतना ही से वो कम करने वाला है। ठीक है, जैसे आप ये देखो कि मैंने याद कर रखा है कि Cl ना, एक Cl आपको लगा हुआ है तो आपको भाई 2 ppm से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, लगभग 2 ppm से। आप यहाँ पर देखो जब आपने लगाया एक Cl लगाया है तो कितना हमें ऐड कर दिए, 1 + 2 कह लो 3, मतलब उसी के राउंड में 3.1 वगैरह कह लो। ठीक है, जब हम यहाँ पर लगा दिए 2 तो क्या हो जाएगा, 2 के कारण हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब कि अराउंड ये 5 वगैरह के राउंड में आना चाहिए, जो कि 5.3 आ रहा है। ठीक है, एवरेज बढ़िया अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने लगा दिया 3 तो 3 के कारण क्या हो जाएगा, 2 × 3, और ये हो जाएगा अपना 7, क्योंकि 7.3 है, एवरेज ठीक ठाक है। तो बेसिकली फॉर ईच Cl we add 2 base value, तो बेस वैल्यू ऑफ CH3 यही वाला यूनिट है ना अपना CH3, बेस वैल्यू ऑफ CH3। तो हर बार सेम रह रहा है, सॉरी मतलब बेसिकली एल्केन वाला, ये एल्केन वाला पार्ट जो है H वाला, तो बेस वैल्यू ऑफ CH एल्केन, ऐसे कर दो इसको, बेस वैल्यू ऑफ CH एल्केन। किसी को डाउट यहां तक? नो सर।
फिर अपना थर्ड एग्जांपल ये है भाई, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट है जो डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो CH3Cl है तो ये शो करेगा अपना 3.1 ppm पे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या कहते हैं, ये वाला CH3 और ये CH2Cl, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये ऑब्वियसली इतना ज्यादा यहाँ पर डीशील्डिंग नहीं करने वाला, इसी कारण थोड़ा सा 1.48 पर इसका आ गया, बिकॉज इसका इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर कम हो गया है। इसी कारण आप ऐसे इसको शो कर देना कि भाई ये वाले की बात कर रहे हैं हम 1.48 पे। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, और इसका एग्जांपल अब ये हो गया। चले आगे। यस सर। ये हो गई पहली चीज। अब इसमें ये चीज मेरे को नोट्स में अच्छा लगा था, डायस नोट्स में, कि ये जो फैक्ट है ना कि अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है, इसको हम जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपना Me3CF है, इसको हमने डाल दिया है SbF5 में, तो होगा क्या कि बेसिकली ये Me3C+ बन जाने वाला है। तो यहाँ पर है क्या कि C+ और ये CH3, ये अपना CH3, सब के सब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इक्वल है, मतलब कि केवल एक ही पीक आने वाला है ना। तो इससे हम समझ जाएंगे भाई कि ये ऐसा वाला ही कार्बोकैटायन है। और वो कार्बोकैटायन वो कितना का वैल्यू दे रहा है, 5.4 का वैल्यू दे रहा है। बिकॉज क्यों कि भाई ये C+ है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे करके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। और जो ये सारे जो प्रोटॉन्स हैं, दे आर हाईली de-shielded protons. Therefore, delta is downfield at 5.4 और ये इंक्रीज हुआ है, इसी कारण हम समझ जाएंगे भाई कि ये वाला मेरे पास कार्बोकैटायन बना हुआ है। और बस फिर ये तो नीचे वाली पुरानी वाली बात है कि increases electron withdrawing effect increase exceptionally, therefore deficiency, therefore delta range is going towards alkene, which indicates that for a fraction of time alkene was formed in this system। यह हाइपर कॉन्जुगेशन से बना होगा। और एल्कीन का आप देखोगे ना कि वैल्यू उतना ही तरफ जाता है, 5.4 के राउंड में होता है। सो बेस्ट कार्बोकैटायन बाई, ऐसे करके इसको आप लिख लो। सर ऐसे कार्बीन का भी होगा फिर? इसका और कार्बोकैटायन कार्बोनाइन का भी होगा? हाँ, कार्बोनाइन का भी हो जाएगा, बट कार्बोनाइन में डेल्टा वैल्यू कम आने वाला, ज्यादा आने वाला है, कम आएगी काफी। डेल्टा वैल्यू लेस आएगा, इनफैक्ट 0 के राउंड में आने वाला है डेल्टा वैल्यू लेस, बिकॉज हाईली शील्डेड। चले आगे। एक सेकेंड।
अरे यार आपको कम से कम ये जो जूम वाला है ना, इसमें नाम थोड़ा यार अपना सही वाला रख लिया करना, ताकि मालूम चल जाए हमें भी कि भाई कौन कौन है सब। सबका नाम बड़ा अजीब अजीब है। एक ने नाम डाल रखा आई एम टमाटर। हो गया सर। चलो फिर चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। अब सेकंड फैक्टर है मेसोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली फिर से हम वही देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ना, मतलब वहां पर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने सारे पोलर जो पोलर फैक्टर्स थे हमारे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वाले, कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, सब के सब यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो आप बस सिंपल एग्जांपल आप यही देख लो कि एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में क्या है ना कि ये हमने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर दोनों को दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इसका डेल्टा वैल्यू आता है 5.2 का। अच्छा एक चीज और कि डेल्टा वैल्यू जहां जहां दिख रहा है ना, आपको थोड़ा थोड़ा उसको ध्यान में रखना है, ताकि वो एक सेकेंड यार, हाँ, कि डेल्टा वैल्यू को आपको हिंट में रखना है, ताकि वो जब एक बार इकट्ठा जब एक चार्ट बनाएंगे अलग से कि भाई ये सारे डेल्टा वैल्यूज, तो वहां पर याद करने में आसानी हो। तो एल्कीन का जो वैल्यू है ना, एल्कीन का डेल्टा एट 5.2 के राउंड में आता है, ऐसे याद रखना आप सिंपल। बट इस केस में क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये वाला अपना केस है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ड्यू टू कंजुगेशन यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ रहा है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ रहा है। तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो चार्ज जो 5.2 है ना, उससे ये हल्का डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा क्यों? बिकॉज नाउ, क्यों कुछ कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे है ना कि नाउ इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर this H is more shielded या deshielded? shielded ना, shielded, कंफ्यूज मत होना इसमें। ज्यादा इलेक्ट्रॉन शील्डेड, लेस इलेक्ट्रॉन कम शील्डेड। आप इसको ऐसे सिंपल मतलब हल्का सा एक फील ले लेना इस चीज का, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ना काइंड ऑफ उसके प्रोटेक्टर है, मतलब बिल्कुल उसके अराउंड शील्ड वगैरह लेके बैठे हुए हैं। तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा उसको बचाने वाले हैं, तो शील्ड खूब बढ़िया लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है तो मतलब डिशील्ड हो गया बिल्कुल वो। तो ये हो गया। अच्छा इसका वाला जो वैल्यू है ना, वो ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ये वाला ना दोनों केस में सेम ही है, यहाँ पर कोई प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं आया दोनों केस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अच्छा एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जब हमने पिछले वाले में देखा था, तो जब हमारे जहां पर C माइनस आ रहा है ना, तो वहां पर हम भाई कह दे रहे हैं कि बिल्कुल 0 ppm के राउंड में चला गया है। बट यहाँ पर केवल ये 4.87 कह लो कि 0.4 का ही डिफरेंस आया है। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी ही होगी? बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होगा ना, बिकॉज ये अपना चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि ये वाला अपना न्यूट्रल है। तो 99% टाइम ये जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसी फॉर्म में रहने वाला है रादर देन दिस फॉर्म। ये बस कभी कदार ऐसे ऐसे रहेगा, इसी कारण हल्का सा ये डिक्रीज हो गया है। ठीक है सबको? तो ये हो गई पहली बात। अब इसके जस्ट ऑपोजिट कि अगर हमने यहाँ पर लगा दिया है -m ग्रुप लगा दिया है, तो क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है। तो now this H is relatively more de-shielded या shielded? de-shielded, De-shielded. Therefore delta increase from 5.2 और कितना हो गया है, from 5.2 और अब इसका हो गया अराउंड 5.7 वगैरह हो गया है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है, ये जो 3 एग्जांपल हैं कि भाई कैसे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट।
और जो बीच वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला अल्फा वाला, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ये लिख रखा है यहाँ पर, बीटा प्रोटॉन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो एक्स्ट्रा शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू अल्फा ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। और वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली कि भाई अगर हमने लगा दिया प्लस एम तो शील्डिंग होगी, माइनस एम तो डी शील्डिंग होगी। और नॉट मच चेंज इन अल्फा कार्बन इन द above एग्जांपल बट बीटा कार्बन इज वन केस। तो बस भाई हाँ समझ में आ गया पूरी बात। सर ये डीशील्डिंग इसलिए है ना कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो उसका हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ये भी वही पुराना कॉन्सेप्ट। हाँ पुरानी वाली बात। जैसे आप ये देखो C+ लगा हुआ है और इससे हमने लगा रखा है मान लो कि ये हाइड्रोजन, क्या करेगा सब हाइड्रोजन बिल्कुल खींच लेगा ऐसे करके सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिर एक यह भी एग्जांपल अच्छा है कि इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन है ना, sp3 कार्बन, therefore no conjugation, therefore no conjugation। इसी कारण ऑलमोस्ट इक्वल रहने वाला है दोनों, बिकॉज दोनों डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रोटॉन नंबर C है, प्रोटॉन नंबर D है, दे आर केमिकली नॉट इक्विवेलेंट। बट इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो बेसिकली होगा क्या, CH3 C+H CH डबल बॉन्ड O- CH3। अब ये बिल्कुल इंक्रीज करके बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल है। जब यहाँ पर इसकी इंक्रीज होकर हो गई 5.67 और ये तो भाई अपना सेम ही रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। इसी कारण जो गैप है ना, डिफरेंस इंक्रीज ड्यू टू conjugation causing positive charge in resonating structure। सर यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू टू कॉन्जुगेशन कॉजिंग, due to conjugation causing positive charge in one of resonating structure। यहाँ पर है ना ये अपना एक RS जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आगे चलें। Yes, सर sir. धुएं निकलने लग गए हाथों से भी दिमाग से भी। क्या धुआं निकलने लगी? मतलब थक गए हैं सर थोड़ा सा। और ठीक है, वैसे भी मेरे ख्याल से टाइम तो हो ही गया, कितना हो गया, हाँ 10 तो बज चुके हैं, तो ठीक है। फिर इसके बाद कितना क्लास लगेगा यार इस वजह, हाँ थोड़ा सा इसमें मतलब ठीक है टाइम लग रहा है, बट स्टिल मतलब अच्छे से सारे, अच्छा थोड़ा टाइम लग रहा है इस चैप्टर में, बट सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है, मतलब क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। ये सर समझ आ रही है। समझ आ रहा है सर।
ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मतलब जब दिमाग ही काम करना बंद कर दिया फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर एक काम करते हैं कि कल कल मिलते हैं, तो कल फिर उसके आगे फिर ये निपटा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग।